नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात कोरोना वायरस की। मुंबई में कोविड-19 के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। ये एक्सी वेरिएंट का पहला केस है। ओमिक्रॉन के कपा वेरिएंट का भी एक केस मिला है। और कितना हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या मायने इस वेरिएंट के? हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज मौजूद हैं। पूजा, ये एक और वेरिएंट जो है एक्सी वेरिएंट, बाहर विदेशों में इसकी चर्चा है, यूरोप में ये आ चुका है, लेकिन अब भारत में पहला केस मिला है। कितनी परेशानी की बात है ये? जी इनकी तो लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग मुंबई के जरिए कस्तूरबा अस्पताल में जो हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग नया लैब यहाँ पर बना है वहां पर हो रहा है और एनआईवी पुणे में हो रहा है। तो इस वक्त 375 जो 11वां नतीजा है जीनोम सीक्वेंसिंग का, 375 सैंपल्स में से उनमें से जो 230 लोग थे मरीज वो मुंबई के थे और उनमें से 228 लोग यानी कि करीब 99% लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। अब उनमें से जो एक मरीज है बताया जा रहा है कि वो एक्सी वेरिएंट से संक्रमित हैं। अब उसके अंदर तमाम जानकारियां बीएमसी की देने की ओर से कोशिश की गई है कि कितने अस्पताल में भर्ती हुए थे। ये भी कहा गया कि किसी की हालत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन एक मौत हुई है इन जो 230 मरीज बताए गए हैं उनमें से। अब ये जो मौत है एक महिला की, वो किसकी हुई थी, वो किस वेरिएंट से संक्रमित थी, उसकी फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन बीएमसी ने इतना जरूर कहा है कि जितने भी वेरिएंट से यहाँ लोग संक्रमित मिले हैं या जो भी म्यूटेशन पाया गया है उनमें संक्रमण का, उनमें ज्यादा हमने सिवियरिटी नहीं देखी है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुल संक्रमितों में से 21 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए थे। उनमें बिल्कुल पूजा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने कहा कि मास्क नहीं होगा, लेकिन अब ये वेरिएंट आ गया है तो मास्क अब दोबारा अनिवार्य हो रहा है या उसमें उसकी जरूरत नहीं है? देखिए, जो प्रेस नोट अभी बीएमसी की तरफ से जारी किया गया है, सिर्फ एक तरह से ये जानकारी जरूर दी गई है कि नया वेरिएंट यहाँ पे पाया गया है, लेकिन सिवियरिटी नहीं मिली है तमाम मरीजों में। जिस एक मरीज की चर्चा की गई है उनके बारे में भी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई कि वो अस्पताल में भर्ती उसे किया गया था, नहीं किया गया था। जिस एक मौत के बारे में कहा गया है वो मौत किस मरीज की हुई है उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जरूर कहा गया है नीचे उस प्रेस नोट में कि मास्क भले ही कंपल्शन उस पर हटा दिया गया हो, अनिवार्यता हटा दी गई हो, लेकिन लोग खुद से अगर सतर्क रहना चाहते हैं और भीड़ भाड़ में हो तो जरूर मास्क का उपयोग करें। तो ये बहुत अहम बात है पूजा कि जो लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और मास्क जरूर पहना है, क्योंकि मुंबई में जो नया वेरिएंट है उसने दस्तक दे दी है। 2 मामले सामने आए हैं और जिस तरह से पूजा ने बताया एक की मृत्यु भी हुई है। हालांकि ज्यादा परेशानी की बात कहा जा रहा है फिलहाल नहीं है, लेकिन अपना ध्यान आप स्वतः रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आइए देश की बात में अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। कल ही हमने आपको बलिया से ग्रामीण इलाकों में खस्ता चिकित्सा व्यवस्था का एक पहलू दिखाया था, जहां साधनों के अभाव में बेबसी में मरीजों को ठेले पर ले जाना पड़ा था। अब मध्य प्रदेश से भी खस्ता हाल चिकित्सा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है। एक तरफ कई जिलों में बेतहाशा गर्मी है, पारा 41 डिग्री के पार है। सरकार 2024 तक घरों में नल का पानी पहुंचाने की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि राज्य के हजारों स्वास्थ्य केंद्रों में खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है कि गोली तक गटकने के लिए पानी नहीं है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। पानी बोल रहे हैं कि नहीं है, लेने जाना पड़ता, पीने वाला पानी नहीं, सभी को लेने जाना पड़ता है। अच्छा। पीने वाला पानी कितने दिन से भरती है? रतलाम जिला अस्पताल में प्याऊ के नल टूटे हैं, टंकी सूखी पड़ी है। बर्तन और कपड़े धोने वाले नल गर्म पानी उगल रहे हैं। मरीज गंदगी के बीच वही पानी पीने या बाहर से खरीद कर लाने को मजबूर हैं। पानी की बहुत समस्या आ रही है। हमारे लड़के बाहर से बाटले लेके आ रहे हैं, लेटरिन बाथरूम में भी पानी नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है। या तो गंदगी हो रही है, कपड़ा भी धोते हैं लोग, कब पानी कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे सर, मजबूरी है, पीना पड़ता है सर। अब पैसे तो है कहाँ से लाएंगे। पिछले 15 दिन में बढ़ती हूँ, पाँव में चोट आई है, फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गई है। या पानी पीना आया था मैं, पानी की बहुत आफत है। पानी में नलों में पानी नहीं, ढेर बाहर जाना पड़ता है, बोतल लाना पड़ती है। शहडोल के तो शासकीय बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज और उनके परिजन इस गर्मी में पानी के लिए भटक रहे हैं। करोड़ों की लागत से बने मेडिकल कॉलेज के ओपीडी सहित वार्ड तक में एक भी वाटर कूलर नहीं लगा है। आदिवासी बहुल जिला है, तीमारदार भी प्रांगण में ही रोटी के लिए चूल्हा जलाते हैं, पानी दूर से लाते हैं।
हम लोग 15 दिन के आए हैं। ऐसा कई समय हो जाता है, खाना बनाने का पानी नहीं मिलता है। पानी समस्या होता है, ऊपर पानी नहीं है, नल नहीं चलता है, या 2-3 दिन बंद कर देते हैं। पानी समस्या होता है, दूर पानी लेने जाना पड़ता है। बोला तो रहे गार्ड से भी चालू करो तो कहते हैं हैंड पंप लगवा दी है, वहाँ से पानी पियो, पर गंदा पानी निकल रहा है। आर वगैरह तो है ही नहीं, जब गर्म पानी गंदा पानी आ रहा है तो आर कहाँ से मिलेगा। राज्य के चर्चित कमलनाथ विकास मॉडल यानी छिंदवाड़ा का भी सरकारी अस्पताल देख लीजिए। करोड़ों की लागत से 5 मंजिला बिल्डिंग बनी। पानी के लिए या तो ग्राउंड फ्लोर का टूटा कूलर या कोतवाली या फिर अनगढ़ हनुमान मंदिर का ही आसरा है। पानी की सुविधा नहीं है, नीचे से लाते मंदिर के पास से नीचे से लाना पड़ता है। यहाँ ऊपर पानी नहीं है। ऊपर पानी है, नहीं है, नहीं है, नीचे से लाना। रीवा का जिला अस्पताल थोड़ा फैंसी है, लेकिन पानी का इंतजाम यहाँ भी आईसीयू में ही पड़ा नजर आता है। आदिवासी बहुल जिले डिंडोरी के जिला अस्पताल में पीने के पानी को लेकर बड़ी किल्लत है। पानी का टैंक है, लेकिन फोटो सेशन टाइप्स। बड़े अस्पतालों में कमी की बात सरकार मानती नहीं तो हमने तस्वीर दिखा दी। छोटे अस्पताल यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो खुद स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि 2228 अस्पताल जल संकट से जूझ रहे हैं। इनमें आदिवासी इलाकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 290, सिवनी में 129, डिंडोरी में 188, बड़वानी में 168, मंदसौर में 160, रतलाम में 151 अस्पताल पानी की परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में 106 अस्पतालों में पानी का संकट है। शहरी इलाकों में हालात आपने देख लिए। आलम यह है कि स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाड़े ने खत लिखकर 41 जिलों में जल संकट से गुजर रहे 3042 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन की गुजारिश की है। वैसे 2024 तक रुक जाएं, प्यास को थोड़ा आराम दें। अस्पताल तो क्या घर घर पानी मिलेगा, ऐसा केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र या गांव या शहर पानी से वंचित नहीं रहेंगे, ये हमारा ये लक्ष्य है। और 24 तक हम लगभग सभी गांव तक और घर तक पानी देने का हमारा टारगेट है। नल और जल योजना के तहत ये हमारा कमिटमेंट है प्रधानमंत्री जी का भी और हम सब लोगों का भी प्रयास है। जिला अस्पताल हो या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, कई अस्पतालों के अंदर या तो टोटी ही नहीं है, जहां टंकी बनी है वो सूखी और बंद पड़ी है। लोग पानी की आस में टंकियों के पास जाते हैं, पानी न मिलने पर मायूस होकर लौटते हैं। दूर दराज से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने आए मरीज के उन परिजनों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है और सरकार बहादुर इन्हें 2024 तक का भरोसा दे रही है। लगभग 17 साल से मध्य प्रदेश में एक ही दल की सरकार, लगभग एक ही मुख्यमंत्री गद्दी पर। इसके बावजूद पीने तक के पानी के लिए वो भी सरकारी अस्पतालों में जो मियाद है वो 2 साल और लंबी। 2024 तक राम मंदिर बन जाएगा, हम इठलाएंगे, लेकिन क्या वाकई राम राज्य ऐसा होगा जहां हम बीमारों तक को पानी न पिला सकें? मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। अनुराग, इतनी खस्ता हालत और पानी की जो एक गंभीर किल्लत है, इस पर जो वहां पे स्वास्थ्य मंत्री हैं या स्थानीय विधायक हैं जहां जहां पर आता है, उनका कुछ कहना है या नहीं? देखिए, मैंने अपनी रिपोर्ट में ही साफ कहा जो हमारे साथियों के मदद से संभव हो पाई है, जैसे रतलाम से साजिद हों या फिर छिंदवाड़ा से विपिन पांडे हों, रीवा से हमारे साथी थे, तो सारे साथियों ने एक एक अस्पताल गए हैं। क्योंकि सरकार तो जो भोपाल में बैठी है वो मानती ही नहीं है कि जो बड़े जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई समस्या होगी, जबकि आपने देखा होगा कि ये सारे रिपोर्ट जिला अस्पताल के हैं। क्योंकि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो सरकार खुद मान रही है अपनी रिपोर्ट में कि 2200 से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है वहां स्वास्थ्य आयुक्त ने खुद लिखा है कि 3000 से ज्यादा अस्पतालों में नल जल कनेक्शन से पानी दें। तो जैसा हम अक्सर कहते रहे हैं कि पहली दिक्कत तो यही है कि कोई मानता ही नहीं कि दिक्कत है। जब दिक्कत मानेंगे तो उसका समाधान होगा। ये वो जिला अस्पताल हैं जैसे छिंदवाड़ा में लगभग 30 वर्षों से कमलनाथ ही वहां के सर्वे सर्वा रहे, बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, वो भी 1.5 साल में रहे। और वहां के जिला अस्पताल में कुछ सालों पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे आईसीयू में एक महिला के पैर को चूहों ने कुतर लिया था। तो कहने का अभिप्राय यह है, जैसे मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है सीहोर, वहां पर आप देखें कि लगभग 150 के करीब स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर भी अगर अस्पताल में लोगों को पीने का पानी
न मिले तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से डिनायल मोड में रहती है। वो मानने को ही तैयार नहीं कि ऐसी कोई समस्या है, जबकि तस्वीरें, वहां भर्ती लोग, अगर आप उनसे पूछें तो वो खुद हकीकत बयां कर देंगे। निधि, बिल्कुल अनुराग, और एक मैं अंत में संक्षेप में ये भी समझना चाहूंगी कि फिर व्यवस्था क्या अपने हाल पर इन लोगों को हम छोड़ दें। कल ही हमने बलिया से एक रिपोर्ट दिखाई थी और तमाम राज्य, अगर हम कह दें राजस्थान में भी ये हाल हो सकता है, अब सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या व्यवस्था फिर की जा सकती है कि आम नागरिक को, अगर डिनायल मोड में सरकारें हैं भी, किस तरह से मदद की जाए? क्या स्वयंसेवी संगठन वहां पे सक्रिय हो या फिर क्या हो, क्या वहां पे चर्चा है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य बजट है इस बार 29% बढ़ा करके 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग 11,000 करोड़ रुपए का हो गया है। जैसा आप कह रही हैं, कई अस्पतालों में जो प्याऊ स्वयंसेवी संगठन लगाते हैं, लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? क्योंकि ठीक है कि समाज आगे आ रहा है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, लेकिन एक सरकारी अस्पताल में अगर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, अब बुनियादी चीज पीने का पानी, क्या वो भी करने के लिए हमारी सरकारें समर्थ नहीं है? और यकीनी तौर पर निधि, ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है। कुछ हफ्तों पहले ही पड़ोसी छत्तीसगढ़ में हमने दिखाया था कि कैसे एक पिता अपने बच्ची के शव को अपने कंधे पर ढोकर लेकर के जा रहा है। और यहाँ पर भी 1.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार रही, तब भी हम लगातार इन खामियों की बात ही करते रहे। तो कोई सियासी मामला नहीं है, यह व्यवस्था का मामला है कि किसी की भी सरकारें हों, उनकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं, ये उस पर सवाल उठाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम जानकारी और ये रिपोर्ट अनुराग आपने दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई देख रहा हो तो जरूर इस पर कुछ कार्रवाई हो। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। देश की बात में खबर है बिहार से। बिहार में भोजपुर के एक गांव का ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष दिखाई दे रहा है। 30 मार्च के इस वीडियो में एक युवक पर कई लोग पहले हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक लड़की ने अगवा करने का केस दर्ज कराया था, जिसे वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। केस वापस जब नहीं लेने गया तो भाई की पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह कि सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था। तो ये पूरा मामला क्या है, कितना ये गंभीर इसे माना जाए, हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, वाकई में जो महिलाओं का अपना एक तरह से हिम्मत जुटाना, केस दर्ज करना, उसके बाद परिवार के साथ इस तरह का सुलूक हो, तो वाकई में वो हिम्मत टूटती है। और ये अगर वीडियो है, आप बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हिम्मत टूटती इसलिए नहीं है कि कोई दलित परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो थाने में जाके मामला दर्ज कराता है और 2 सालों तक उस परिवार के ऊपर दबाव होता है गांव के दबंगों के द्वारा कि इस केस को विड्रॉ किया जाए। लेकिन जो लोगों का असल में ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में जो पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी जो दबंगों के द्वारा पिटाई की जा रही है, तो वो पिटाई जो है पुलिस वालों के समक्ष, पुलिस वाले हथियार लेकर, यानी कि राइफल लेकर वहां पर मौजूद हैं और उनकी संख्या भी 1 से कहीं अधिक है। उसके बावजूद इस पिटाई की घटना को अंजाम दिया गया और ये घटना 30 मार्च की है। लेकिन जो सबसे चिंता की बात यह है कि जो भोजपुर की पुलिस है, यानी कि बिहार पुलिस ने ये कार्रवाई, आज जब वीडियो वायरल हुआ तब ये बात कही गई कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है और अभी तक मात्र 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि अगर मीडिया में ये वीडियो वायरल नहीं होता निधि, तो शायद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पीड़ित परिवार जो है गांव के अंदर इसी तरीके से पीटे जाते और पुलिस जो है वो कुछ नहीं करती। पुलिस की जो भूमिका है वो सबसे, आप कह सकते हैं कि डूबियस है इस पूरे मामले में। निधि, बिल्कुल मनीष, ये आपने अहम बात बताई, किस तरह से दलित परिवार की लड़की थी और दबंग उस पर इस तरह से ये दबाव बना रहे थे। लगातार 2 साल पुराना मामला है, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन वो दबाव जरूर बनेगा और उस पर अगर कार्रवाई हो तब असली बात है। बहरहाल, देश की बात में हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको कर्नाटक ले चलेंगे और यहाँ पर तो अब मुस्लिम विक्रेताओं से ना खरीदने की बात सामने आ रही है। आपको याद होगा, यहाँ पे अजान, हिजाब, हलाल की बात हो रही थी, लेकिन अब मुस्लिम विक्रेताओं से ना खरीदें, इस तरह की बातें हो रही हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।
देश की बात में अब बात कर्नाटक की। पहले हिजाब, फिर हलाल मीट और उसके बाद अजान और अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार की मांग। एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ये कर रहा है। राज्य की बम्बई सरकार ने अब तक नफरत फैलाने वाली ऐसी बयानबाजी पर रोक लगाने या कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि जो आम लोग हैं इस सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के निशाने पर अब फल बेचकर रोजी रोटी चलाने वाले मुस्लिम फल विक्रेता हैं। उन्होंने इनके खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। आज हम देखते हैं फ्रूट्स व्यापार में ज्यादातर मुसलमान लोग ही हैं। एक तरीके से इस क्षेत्र में फ्रूट्स व्यापार में मोनोपोली चल रहा है। मैं सभी हिंदू बांधवों से विनती करता हूं कि व्यापार क्षेत्र में, स्पेशली फ्रूट्स क्षेत्र में हिंदू व्यापार करे और हर एक हिंदुओं से ही खरीदी करे। हलाल मीट को लेकर भी बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। सरकार चुप रही, लेकिन लोगों ने इस कट्टरता को ठुकरा दिया। पहले की ही तरह त्योहार के दिन मीट की खरीदारी की। अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के खिलाफ की जा रही बयानबाजी लोगों को रास नहीं आ रही। हिंदू मुस्लिम क्राइस्ता इस्लामी यल्ला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही हैं। मेरे लिए मानवता का धर्म सबसे बड़ा है। सभी धार्मिक किताबों में यही लिखा है। इदु करेक्ट आगी एष्टो बुक्स रेफरेंस माडिदीनि। यह भारत है। भारत यानी एक ऐसी संस्कृति जहां हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई सभी साथ रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। इसी को भारत कहते हैं। मामला हिजाब को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद हिंदू यात्राओं और मंदिरों से अल्पसंख्यकों को दूर रखने की कवायद, फिर हलाल मीट का विरोध, जिसे एक बीजेपी विधायक सीटी रवि ने मुसलमानों का आर्थिक जिहाद कहा। इसके बाद एक बार फिर अजान पर रोक की मांग उठी और अब मुस्लिम फल विक्रेताओं पर निशाना। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी। अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में धार्मिक उन्माद का सहारा एक आसान विकल्प है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब सियासी सरगर्मियों की। देश की राजधानी दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई और उस मुलाकात से कई अटकलें लगाई जा रही थी। और कुछ देर पहले शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई पर बात हुई है। सेंट्रल एजेंसीज जो कार्रवाई कर रही हैं, क्या उसकी आवश्यकता थी और उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है और अगला चुनाव वो मिलकर ही लड़ेंगे, लेकिन वो यूपी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि कल ही शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों से भी मिले थे और मुलाकात में संजय राउत और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। तो आइए सुन लेते हैं पहले शरद पवार ने कहा क्या है संजय राउत पर। संजय राउत राज्यसभा के मेरे करीब सामना के संपादक एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनकी आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट, और इसलिए ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कॉन्फ्रेंस डाली। बस संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी? क्या प्रोवोकेशन क्या था? जस्ट बिकॉज ही इज लुकिंग सम सेटल, बिकॉज समटाइम ही राइट, समटाइम ही क्रिटिसाइज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव, आपने तो संजय राउत से भी बात की और आज प्रधानमंत्री के समक्ष शरद पवार ने संजय राउत का मसला रखा है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, अब जिस तरह से शरद पवार ये मामला उठाते हैं, क्या ये संकेत दे रहा है मामला महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर?
देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर शरद पवार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार है वो किसी संकट में है, कोई संकट नहीं है। कुछ मुद्दे जरूर हैं। वो जब मुंबई जाएंगे तो वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और उन्होंने साफ किया कि जो अगला चुनाव होगा यानी 2.5 से 3 साल बाद जब चुनाव होगा तो तीनों पार्टी एक साथ इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। और खासतौर से संजय राउत ने जो आज आरोप लगाया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीटीवी से बात करते हुए कि जो बीजेपी के एक बड़े नेता 5 महीना पहले उनसे मिले थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास 20 से 25 एमएलए हैं, आप जो है आघाड़ी सरकार को गिराने में समर्थन कीजिए। और जब मैंने कहा कि जब मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा तो वो उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को लगाया जाएगा और आज वही लगाया गया। लेकिन संजय राउत ने साफ कहा कि वो किसी भी सूरत हाल में झुकेंगे नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अलायंस पार्टनर है, चाहे शिवसेना की बात करें चाहे एनसीपी की बात करें, कम से कम संजय राउत के मुद्दे को लेकर वो उनके साथ खड़े हैं। शरद पवार ने यहां तक कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष जो है कोल्हापुर में थे, उन्होंने किसी नेता को धमकाते हुए कहा कि आप मेरी बात मान लें नहीं तो ईडी आपके पीछे लगा दिया जाएगा। तो इस तरह की बातों को लेकर प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत रखी और उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल की भी शिकायत की उन्होंने कि जो महाराष्ट्र में जो 12 मेंबर जो खाली मनोनीत सदस्य जो है उनकी जो है जो स्वीकृति जो है विधानसभा ने भेजा हुआ है, लेकिन राज्यपाल उस चीज को नहीं मान रहे हैं। साथ में उन्होंने लक्षद्वीप के जो प्रशासक है प्रफुल्ल के पटेल, उनकी भी शिकायत की कि उनकी नीतियों की वजह से लक्षद्वीप में हालात खराब हो रहे हैं और लोग परेशान हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन सारे कई मुद्दों को लेकर जो शरद पवार मिले और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी उन्होंने बात साफ कर दी है कि संभवतः स्वास्थ्य के कारणों की वजह से वो यूपीए की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जो ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा कि जितने लाइक माइंडेड पार्टी हैं जो सरकार के सामने जो विरोध जता रहे हैं, महंगाई के मुद्दा हो या दूसरे मुद्दा, उस मुद्दे को लेकर हम एक साथ खड़े हैं और हम भी ऐसे पार्टियों के संपर्क में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए राजीव। और देश की बात में आगे बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई थी। 1984 में 2 लोकसभा सीट से 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार है। बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार है और 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो प्रधानमंत्री ने आज कहा स्थापना दिवस के कार्यक्रम के मौके पर कि देश के लिए खुद को खपाने के लिए तैयार रहें। भारत माता की वंदे। बीजेपी आज 42 साल की हो गई। स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर बीजेपी का झंडा फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वंशवाद पर तीखा हमला किया कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। पीएम मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर भारत पर पड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत अपनी नीति पर दृढ़ रहा है और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। पीएम ने कहा कि हाल में 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वापस आई और राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार किया है। आज के समारोह में बीजेपी की नई भगवा टोपी छाई रही, जो सभी सांसद और कार्यकर्ता पहने हुए थे। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत हो, लेकिन जनता जो चाहती है वही होता है। देश में एक प्रथा होगी, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है वही यहां आता है। हम तो चाहते हैं प्रतिपक्ष मजबूत हो, परंतु अल्टीमेटली वो तो जनता को निर्णय करना है।
और अब देश की बात में खबर मंडी से है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय विस्तार की योजना पर आगे बढ़ रही है। हाल में गुजरात में रोड शो के बाद आज हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंडी में रोड शो किया। यहाँ साल के अंत में चुनाव होना है। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आज से हिमाचल प्रदेश में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोड शो कर रहे हैं। मंडी वो इलाका है जहां माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रभाव है। और ये जो हिमाचल प्रदेश है ये क्योंकि पंजाब से लगा हुआ है तो इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें अपने लिए देख रही है। तो आइए आपको दिखाता हूँ ये जो रोड शो है कैसा चल रहा है और किस तरह का इस रोड शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के बैनर और पोस्टर लगे अब रोड शो में घूम रहे हैं कि भाजपा वालों काम कर लो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। हरियाणा के विधानसभा में एक विधायक ने ये बात कही थी कि काम कर लीजिए, काम ठीक कर लीजिए नहीं तो केजरीवाल जैसे पंजाब में आ गया है वैसे हरियाणा में भी आ जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है अब इसी बात को बुला रहे हैं। आपका नाम बताइए जी। रेखा बंसल। रेखा जी कहाँ से हैं आप? लुधियाना से आए हैं। लुधियाना से आए हैं। लुधियाना से यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए हैं या रोड शो के लिए? रोड शो के लिए आए हैं, कैंपेनिंग के लिए भी आए। हम कल से ही कैंपेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या उम्मीद देख रहे हैं आप? पंजाब में तो जीत गए, हिमाचल में क्या उम्मीद? पूरा जोश लग रहा है हिमाचल के लोगों में। जिस तरह से हम घूमे हैं यहाँ पर, यहाँ से रूरल एरिया के लोगों में ज्यादा हमारी बात हुई है तो हमें पूरा जोश दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पूरी संभावना है कि आम आदमी पार्टी आएगी आएगी। अब पंजाब में 15 दिन के अंदर ही जिस तरह से भगवंत मान जी के नेतृत्व में सरकार ने इतने काम किए, एक हफ्ते के अंदर ही करप्शन की कमर तोड़ डाली, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी लोगों को लगता है कि जैसे 25,000 नौकरियां अनाउंस कर दी, 35,000 कच्चे लोग पक्के कर दिए और करप्शन पे रोक लगाई है, तो हिमाचल भी देख रहा है कि इसी तरह से हिमाचल के अंदर भी सरकार आनी चाहिए। जब केजरीवाल की सरकार आएगी और हमारी पार्टी आएगी आम पार्टी, तो ये कर्मचारियों की पेंशन जो है पहले ही बहाल की जाएगी। ये हमारा पहला कदम होगा। अंग्रेजों ने हमें 200 साल कच्चे गुलामी दी, बीजेपी और कांग्रेस ने हमें 5-5 साल की किस्तों में गुलामी दी। लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। वही भाषण, वही सब कुछ चल रहा है। कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 5 साल के बाद अपने आप बारी आ जाती है। हम ईमानदार आदमी हैं, कट्टर ईमानदार हैं हम लोग। पहले पैसा नीचे से ऊपर जाता था मुख्यमंत्री तक, अब ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, पैसा चलना बंद हो गया। जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। हिमाचल प्रदेश चुनावों में जो बात आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगा हुआ है और पंजाब आम आदमी पार्टी अभी जीत कर आई है। लेकिन जो बात पक्ष में नहीं जाती वो ये है कि हिमाचल से उत्तराखंड भी लगा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। वहाँ पर आम आदमी पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई। कहने का मतलब यह है कि हर चुनाव अलग होता है और अभी शुरुआती समय है, बहुत ही शुरुआती समय है। धीरे धीरे करके जब समय आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कितना माहौल आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में बना पाती है। मंडी हिमाचल प्रदेश से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे हम मुंबई। यहाँ पर जो पेट्रोल के दाम है 120 के पार हो गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की बात में अब बात दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने नवजात शिशुओं की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के लोग ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जिनके संतान नहीं होते थे। इकरत उर्फ गुड्डी
रेणु, मोनी बेगम, रेखा, योगेश, मोहम्मद सद्दान, ये वो गैंग है जो शिशुओं की तस्करी और उन्हें बेचने में शामिल था। इनमें एक नवजात बच्चे का पिता और IVF सेंटर में सलाहकार के तौर पर काम करने वाली 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 11 बजे के करीब जब वो अपने बच्चे के साथ लेट गई थी और 12:30 के करीब जब वो उठ गई तो उनका बच्चा उनके बगल में नहीं था। पूरे मौके की तहकीकात करते हुए जितने भी वहाँ के CCTV कैमरे हैं हमने उनको तलाशा और CCTV कैमरे पे हमें दिखा कि 2 महिलाएं एक बच्चे को लेते हुए जा रही थी। ये दोनों महिलाएं जो है इकरत जो है वो ग्रोसरी का काम करती हैं, जहाँ पे ये रेनू रहती हैं। रेनू दुर्गा एनक्लेव कंजावला में रहती हैं और दोनों ने ये प्लान किया कि ये बच्चा उठा के इसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। पुलिस के मुताबिक 1 अप्रैल को बलजीत नगर की रहने वाली इकरत नाम की महिला ने शिकायत की कि उसकी चाची उम्मत प्रवीण के 5 दिन के बेटे को कोई चोरी कर ले गया है। जांच में पता चला कि फोन करने वाली महिला ही CCTV फुटेज में बच्चा चोरी करने वाली संदिग्ध महिला के साथ चल रही है। जब इकरत से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि बच्चा चोरी करने वाली महिला रेणु है। पूछताछ में पता चला कि बच्चे का पिता सद्दान भी साजिश में शामिल था क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। इकरत ने बताया कि वो बच्चे को रेणु, गुड़िया और मोनी के साथ नोएडा एक्सटेंशन के IVF क्लिनिक ले गई। उसके बाद बच्चे को योगेश, सोनम और रेखा को सौंप दिया। रेखा और सोनम IVF क्लिनिक में सलाहकार के रूप में काम करती हैं, इसलिए उनके पास निसंतान लोगों का डेटा होता है। उसके बाद ये लोग बच्चों को निसंतान लोगों को बेच देते थे। बच्चे के बदले रेणु, इकरत, गुड़िया और मोनी को 50-50 हजार रुपए देने का वादा किया गया, जबकि बच्चे के पिता को 1 लाख रुपए दिए गए। आरोपी योगेश के बताने पर पीड़ित बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किया गया। रेणु और इकरत है, उन्होंने मोनी और गुड़िया के साथ मिलके इस बच्चे को हैंडओवर किया। नोएडा एक्सटेंशन में एक IVF क्लिनिक है, वहाँ पे योगेश, सोनम और रेखा को इसमें रेणु, गुड़िया, मोनी और इकरत को 50-50 हजार रुपए मिले, जबकि जो फादर है, बच्चे का जो पिता है, उसको 1 लाख रुपए पैसे मिले। हरियाणा में फराज नाम के शख्स को बच्चा बेचा गया था। फराज के सामने इकरत ने खुद को बच्चे की मां और रेणु को बुआ बताया था। बच्चे को गोद देने के नाम पर फरीदाबाद में नकली दस्तावेज भी बनवाए गए। अब पुलिस पता लगा रही है कि इस गैंग ने इस तरीके से गोद देने के नाम पर कितने और बच्चों को बेचा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और देश की बात में अब बढ़ती महंगाई की बात। मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर पार हो चुका है, वहीं डीजल शतक लगाने की ओर बढ़ रहा है। CNG और PNG की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक राजधानी में गुजर बसर तो पहले से ही मुश्किल है और अब इस महंगाई ने मुंबई करों की मुश्किलें कितनी और किस तरह से बढ़ाई हैं, देखिए ये रिपोर्ट। 35 साल के तौफीक ताहिर खान खाने पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। एक दिन में करीब 100 किलोमीटर अपनी बाइक दौड़ाते हैं। कहते हैं कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सालों से कंपनी सिर्फ 6.5 रुपए प्रति किलोमीटर अलाउंस दे रही है, जिसके चलते पेट्रोल पर करीब 350 रुपए रोजाना अपनी जेब से खर्च करते हैं। महीने में पूरी कमाई का करीब 28% हिस्सा पेट्रोल में जाता है। एवरीडे मुझे कम से कम 100 किलोमीटर चलाना पड़ता और जेब से एवरीडे मुझे 350 प्लस मुझे अपने जेब से डालना एक्स्ट्रा। और इसमें कंपनी कोई सपोर्ट नहीं करती है। उसमें से 1300-1400 मिलते हैं, उसमें से मेरे 350 प्लस कटने माइनस होते नहीं होना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता हम लोग से। मैं कमा तो लेता हूँ 30,000 तक, मगर उसमें मैंने पेट्रोल का पैसा कट जाता है। 20,000 18,000 हमें होता है। 9-10 हज़ार महीने का हम लोग का पेट्रोल नहीं आ रहा है। ये सर्वेश सोनी है, उबर के लिए बाइक चलाते हैं। कहते हैं कि कंपनी प्रति किलोमीटर 5 रुपए देती है। जब पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर थी, तब भी इतना ही मिलता था। उबर ही बाइक चलाते हैं। अच्छा, उबर बाइक चलाते हैं आप, तो आप क्या फर्क पड़ा है अभी इसके बढ़ने की वजह से? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। आप लोग को कमीशन दे रही है कंपनी अपना रेट बढ़ा नहीं है, ऊपर से पेट्रोल का दाम बढ़े जा रहे हैं। तो पहले कितना देती थी, अब कितना दे रही है कंपनी? कंपनी पहले भी जितना दे रही है अभी भी उतना ही दे रही है। कंपनी का कुछ बढ़ा नहीं है। कितने रुपए आपको मिलते थे पहले?
कितने रुपए आपको मिलते थे? 5 रुपए पर किलोमीटर देती है कंपनी। अच्छा। और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, 30 की अभी गाड़ी 5 रुपए कैसे पड़ रहा है हम लोग को, हम ही देखते हैं। अभी 80 रुपए पेट्रोल था, तब भी 5 रुपए था, आज भी 5 रुपए ही है। अभी कंपनी का कुछ ग्रोथ नहीं है, सिर्फ कंपनी थोड़ा इंसेंटिव बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 22 मार्च से जारी तेजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस दिन से अब तक करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 16 दिनों में 14वीं बार दाम बढ़कर मुंबई में पेट्रोल 120 के पार पहुंच गया है। इसकी कीमत अब शहर में 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल 104 रुपए 77 पैसे। आर्थिक राजधानी मुंबई में गुजर बसर में मुश्किलों के किस्से तो पुराने हैं। कोविड की मार के बाद बढ़ती महंगाई में कारोबारी, कर्मचारी, छात्र हर वर्ग बेहद परेशान है। बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, नहीं जम रहा है, फिर भी अभी क्या है, मजबूरी है, भरना पड़ता है। अभी तो मैडम 1 लीटर में कम से कम 10 बार सोचना पड़ता है बाहर कितनी बार आए जाए। अभी तो पहले तो बहुत घूमते थे, कॉलेज भी घूमना बंद करते हैं। अभी तो कॉलेज भी बस से जाते हैं मैम, गाड़ी भी नहीं लेके जाते हैं। इतना ये हो गया है। अच्छा, अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता रहेगा तो फिर गाड़ी बंद करके अपने को साइकिल चलाना पड़ेगा। दूसरा कुछ नहीं कह सकते, आधे से ज़्यादा सैलरी का पैसा पेट्रोल में जा रहा है। थोड़ा वो समझ सकते हो, वॉर के वजह से कुछ तो हुआ है गड़बड़, मतलब वॉर के वजह से प्राइसेस हाइक हो गए ऑयल के, इसमें भी वो समझ सकते, पर इतना ज़्यादा अचानक से नहीं होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में 7 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। यानी गाड़ी चलाना, खाना पकाना सब महंगा हो चुका है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।